Good morning, students. Today we will be discussing about molecular taxonomy. आज हम आणविक वर्गीकी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, टैक्सोनॉमी यानी विभिन्न जीवों का उनके समानता और असमानताओं को ध्यान में रखते हुए उनको किसी टैक्सा में स्थापित करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। यानी जीव विज्ञान के क्षेत्र में जंतुओं को पहचानने व लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण के विज्ञान को टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते हैं। विभिन्न जंतुओं और प्रजातियों के उद्विकासीय संबंध को हम लोगों ने क्लैडिस्टिक वर्गीकी यानी कि जाति वृत्तीय टैक्सोनॉमी में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। उद्विकासीय संबंध को स्थापित करने हेतु एक बहुत ही उपयोगी विधा मॉलिक्यूल्स को जांचकर अलग अलग जंतुओं के मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन को ज्ञात कर हम उनमें उद्विकासीय संबंध को समझ सकते हैं। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में विभिन्न वर्गकों के मध्य आनुवांशिक संबंध स्थापित करने के लिए अलग अलग स्पीशीज़ के सदस्यों के डीएनए प्रोटीन क्रमबद्धता यानी प्रोटीन सीक्वेंसिंग, उनमें व्याप्त आरएनए, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन या संकरण विधि और डीएनए आरएनए संकरण विधि द्वारा हम दो जीवों के बीच में, दो जातियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं और उनके बीच का उद्विकासीय संबंध समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि मानव चिंपैंजी से या हम कहें चिंपैंजी मानव से लगभग 98.5% डीएनए में समानता रखता है। ठीक इसी तरीके से गोरिल्ला और ओरंगुटान भी मानव के डीएनए के साथ लगभग 94 और 96% डीएनए में समानता रखता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन देम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। जीवों में व्याप्त बायोमॉलिक्यूल्स का अध्ययन करके जीवों में इन बायोमॉलिक्यूल्स की कितनी समानता दूसरे जीव में है, इस को ज्ञात कर हम उद्विकासीय संबंध को समझ सकते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स in the field of biology have helped to establish genetic relationship between the members of different taxonomic categories। यानी कि जीवों में व्याप्त डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स का अध्ययन कर हम विभिन्न जीवों के बीच में जेनेटिक रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। यही मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स कहलाता है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है: द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग बायोलॉजिकल एंटिटीज और बायोलॉजिकल इंडिविजुअल्स, population, species by using a combination of molecular data such as DNA, protein, RNA, etc.,
and statistical technique, we can establish how close two species are. हम बायोमोलिक्यूल्स में का अध्ययन कर हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी दो स्पीशीज़ जैसे मानव या चिंपैंजी आपस में कितना सहसंबंध रखते हैं, कितना आपस में क्लोज हैं, कितने आपस में समानता रखते हैं। तो इस विधा को 1967 में सबसे पहली बार फिट्स और मार्गोलियाश ने मॉलिक्यूलर डेटा यानी कि डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए का उपयोग कर उत्विकासीय संबंध मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स स्थापित की और इस प्रकार से फाइलोजेनेटिक ट्री उन्होंने बनाया जो कि क्लेडिस्टिक या क्लेडोग्राम के सतुल्य था। फाइलोजेनेटिक ट्री ये क्लेडोग्राम द्वारा स्थापित एवोल्यूशनरी सहसंबंध के बहुत ही नज़दीक था और इस जाति वृत्तीय वृक्ष के निर्माण से टेक्सोनॉमिस्ट ने यह स्थापित किया और यह समझा कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर डेटा बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी दो जाति के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए। हम ये जानते हैं कि किसी भी जंतु की विशिष्टता को पहचान कर उसके डीएनए के बारे में हम जान सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें जंतु की विशिष्टता की पहचान उसके डीएनए से होती है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस और शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। हम ये जानते हैं कि डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा विशिष्ट लक्षण उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या व क्रम भी प्रोटीन विशेष की पहचान बनाता है। इस तरह डीएनए में नाइट्रोजन बेस का क्रम व संख्या तथा प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या और उनका क्रम विशिष्टता निर्धारित करता है। We can say that the DNA, that is number of nitrogen base and sequence of nitrogen base, as well as number of amino acid and sequence of amino acid in a protein determines the specificity of any individual. इस मॉलिक्यूलर विधि का उपयोग फिट्स और मार्गोलियास ने 1967 में सबसे पहली बार की और उन्होंने जाति वृत्तीय वृक्ष का निर्माण किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। यह फाइलोजेनेटिक ट्री पूर्व में स्थापित फाइलोजेनेटिक ट्री जो कि क्लेडोग्राम द्वारा हमने देखा था किस प्रकार से एवोल्यूशनरी संबंध स्थापित हुए थे जीवों के बीच में, ये काफ़ी नज़दीक था। यानी मॉलिक्यूलर डेटा के उपयोग से बनाया गया फाइलोजेनेटिक ट्री मॉर्फोलॉजिकल और डेवलपमेंटल बेसिस के आधार पर बनाए गए फाइलोजेनेटिक ट्री के काफ़ी समीप था। किसी भी जंतु के टिश्यूज़ से डीएनए का खंड यानी डीएनए का सेगमेंट और प्रोटीन को सेपरेट कर उनका एनालिसिस कर न्यूक्लियोटाइड व अमीनो एसिड की स्पेसिफिक
सीक्वेंस को हम जान सकते हैं और यह हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा करते हैं। डीएनए की सीक्वेंस को कई मेथड द्वारा हम जान सकते हैं, जैसे सैंगर्स मेथड हो गया और कोल्सन मेथड हो गया। और डीएनए के अलावा प्रोटीन की सीक्वेंसिंग भी हम कर सकते हैं और हमें यह पता लग सकता है कि एक जंतु का डीएनए या प्रोटीन कॉम्पोजिशन क्या है, डीएनए और प्रोटीन का संगठन क्या है और दूसरे जीव का डीएनए और प्रोटीन का संगठन क्या है। इस प्रकार से टैक्सोनॉमिस्ट ने यह माना कि प्रोटीन्स के अमीनो एसिड या डीएनए के अध्ययन द्वारा हम विभिन्न वर्गीकी समूह के सदस्यों में समानताएं या असमानताएं ज्ञात कर सकते हैं। अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग से हमें पता लग सकता है कि मानव की कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन क्या है और चिंपैंजी की कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन की कॉम्पोजिशन क्या है, और इससे हम दोनों में समानता का ज्ञान हम पा सकते हैं। मानव की प्रोटीन्स और चूहे की प्रोटीन, इन दोनों की सीक्वेंसिंग करके हम दोनों के बीच का सहसंबंध समझ सकते हैं। प्रोटीन के अमीनो एसिड की क्रमबद्धता के अध्ययन ने यह सिद्ध कर दिया कि विभिन्न प्रोटीन के परिवर्तन की दर अलग अलग होती है। वर्टिब्रेट्स में 4 प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन का हम अध्ययन या सीक्वेंसिंग करते हैं। ये 4 प्रोटीन हैं हिस्टोन्स, साइटोक्रोम सी, ग्लोबिन्स व फाइब्रिनोपेप्टाइड्स। ये 4 स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिनकी सीक्वेंसिंग करके हम अलग अलग जंतुओं के बीच में सहसंबंध या वो आपस में कितने मिलते हैं या उनका उत्विकासीय क्रम हम समझ सकते हैं। इसी अध्ययन के क्रम में ब्रोकर 1999, नरेंद्रन 2006, सुनस्टैड सिमोन 2010 आदि वैज्ञानिकों ने यह पाया कि इन 4 प्रोटीनों से अमीनो एसिड की क्रमबद्धता में विशिष्ट दर से परिवर्तन आया है। यानी जीवों के अंदर इन 4 प्रोटीन्स में क्रमबद्ध परिवर्तन आया है। इन 4 प्रोटीन में से उद्विकास के दौरान हिस्टोन प्रोटीन में सबसे कम परिवर्तन हुए हैं। यानी अगर हम जीवों के बारे में अध्ययन करें, 2 अलग अलग जीवों को हम स्टडी करें, तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर सबसे कम परिवर्तन हुए हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि जो डीएनए का सेगमेंट खंड इस प्रोटीन को बनाता है वह सबसे ज़्यादा संरक्षित होता है। इसी तरीके से दूसरा प्रोटीन साइटोक्रोम सी, जो कि एक रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रोटीन है, वह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह सबसे छोटी श्रृंखला का प्रोटीन है जिसमें 100 से कुछ अधिक अमीनो एसिड ही पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट प्राणियों में साइटोक्रोम सी में 104 अमीनो एसिड की श्रृंखला पाई जाती है और इस प्रोटीन के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि यह प्रोटीन, जो कि 104 अमीनो एसिड का बना हुआ है, बहुत धीमी गति से उद्विकासीय परिवर्तन
प्रदर्शित करता है। मनुष्य व चिंपैंजी में इस प्रोटीन अणु में अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग या क्रमबद्धता समान होती है, यानी मनुष्य और चिंपैंजी में साइटोक्रोम सी प्रोटीन की क्रम, अमीनो एसिड की जो क्रम है वो बिल्कुल समान है। रीसस बंदर में अमीनो एसिड केवल एक अमीनो एसिड द्वारा भिन्न हो जाता है, यानी मानव का साइटोक्रोम सी रीसस मंकी के साइटोक्रोम सी से केवल एक अमीनो एसिड से ही भिन्न है। इस प्रकार के अध्ययन से डीएनए की सीक्वेंसिंग या प्रोटीन के सीक्वेंसिंग से हमने यह पता लगाया है कि मानव और चिंपैंजी सबसे अधिक नज़दीकी रिश्तेदार हैं। इस प्रोटीन के अलावा विभिन्न प्रकार के ग्लोबुलिन प्रोटीन भी हमारी मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में एनिमल्स की रिलेशनशिप, एनिमल्स के उद्विकासीय क्रम को बताने में सहायक हैं। मानव का साइटोक्रोम सी कुत्तों के साइटोक्रोम सी से 10 अमीनो एसिड भिन्न है। घोड़ों में यह भिन्नता 12 अमीनो एसिड से देखी गई है और फंगस और ईस्ट में 38 अमीनो एसिड से भिन्नता देखी गई है। अल्फा ग्लोबुलिन मानव का चिंपैंजी के अल्फा ग्लोबुलिन से काफ़ी मिलता जुलता है। मनुष्य के अल्फा ग्लोबुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अन्य वर्टेब्रेट की तुलना में यह पाया गया कि शार्क मछलियों में यह अल्फा ग्लोबुलिन 79 अमीनो एसिड से भिन्न है। कार्प मछली में 68 अमीनो एसिड से भिन्न है। गाय में 17 अमीनो एसिड से भिन्न है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग जीवों में उद्विकासीय दृष्टि से अमीनो एसिड की क्रमबद्धता में विभिन्नता देखने को मिलती है। जितने कम विभिन्नता अमीनो एसिड सीक्वेंस में देखने को मिलती है, वे दो जीव उतने ही अधिक नज़दीक होते हैं। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि दो स्पीशीज़ या दो जीवित प्राणी आपस में कितने नज़दीकी रिश्तेदार हैं।